जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम लोग इतिहास सेक्शन से संबंधित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक को देखेंगे, जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों का जो भारत में आने का क्रम है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और ख़ास करके वनडे के एग्ज़ाम में जो है इस तरह के बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जो है किस प्रकार भारत में आते हैं, उनका क्रम। जैसे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम है, सर्वप्रथम हिंदी यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं। इसी को क्रम में सजाने के आधार पर जो है प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोड कहूँगा, जिसको जो है आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो दोस्तों, आइए इन्हीं बातों के साथ जो है आज हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो है विदेशी आक्रमण का क्रम जो है हिंदी यूनानी, इसे ही जो है इंडो ग्रीक कहा जाता है। इसके बाद शक आते हैं, शक के बाद से पहलव, पहलव के बाद से कुषाण। ये जो है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आने का क्रम है। तो सर्वप्रथम जो है भारतीय यूनानी, इन्हें ही इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। ये जो है बैक्टीरिया के क्षेत्र के थे, बैक्टीरिया के ग्रीक थे, जिसे भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय साहित्य में इन्हें यवन कहा जाता है। भारतीय यूनानी के बारे में हम लोग जो है जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले भारतीय सीमा क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से पश्चिम विदेशी, यानी जो पश्चिमी विदेशी थे, पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण जो है मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यानी मौर्यों के साम्राज्य के विघटन के बाद से जो पश्चिमी आक्रमणकारी आते हैं, उनमें ये जो है भारतीय यूनानी थे। इनके भारत आने का जो है परिस्थिति जो थी वह सबसे महत्वपूर्ण जो है मानी गई है। इनमें सबसे पहले आक्रांता थे बैक्टीरिया के ग्रीक, यानी इन्हें यूनानी कहा जाता है, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया। दोस्तों, इसमें जो है भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय जो है डेमेट्रियस प्रथम को जाता है, जिसने अपनी राजधानी जो है साकल को बनाया था। डेमेट्रियस के बाद भारत के कुछ हिस्सों को जीता जो है यूक्रेटाइड्स ने, और यूक्रेटाइड्स जो था वह अपनी राजधानी को जो है तक्षशिला को बनाता है। इसमें जो है एक मिनांडर शासक हुआ दोस्तों। मिनांडर जो है इस जो है भारतीय यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था, और भारत में यूनानी सत्ता का जो है यह जो है वास्तविक संस्थापक था। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के, यानी मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जो है चलाए। दोस्तों, ये जो मिनांडर जो था, मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता, युग पुराण खंड तथा मालविकाग्नि मित्र में जो है हुआ है। दोस्तों, ये जो मिनांडर जो थे, और मिनांडर जो था वह बौद्ध साहित्य में उसे मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में जो है, मिलिंद पन्हों में बौद्ध
भिक्षु नागसेन एवं मीनांडर की बृहद जो है वार्तालाप का वर्णन है। मीनांडर की राजधानी जो है दोस्तों साकल शिक्षा की प्रमुख केंद्र थी। एस्ट्रेबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी एवं पाटलिपुत्र तक जो है अपना आक्रमण किया था और जो है दोस्तों गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग भारतीय यूनानी शासकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी को जाने। इसके बाद हम लोग जो है शक यानी शकों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो है शक जो थे, भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन नाम दिया गया है। यूनानियों की अपेक्षाओं को जो है यूनानियों की अपेक्षा जो है शकों यानी जो है दोस्तों यूनानियों की अपेक्षा जो है शकों का भारत के एक बड़े भाग पर नियंत्रण था। चीनी ग्रंथ तथा चीनी लेखकों ने शकों को सई तथा सई बाग कहा गया। दोस्तों शक जो थे, शक की जो है 5 शाखाओं में वे विभक्त थे, जिनमें प्रथम शाखा जो है अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा जो है दोस्तों मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में और 5वीं शाखा जो है ऊपरी दक्कन के क्षेत्र में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और भारत में शक राजा ने अपने आप को क्षत्रप कहते थे और शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। पहली शाखा जो है उत्तरी क्षत्रप कहलाती थी, जो तक्षशिला एवं मथुरा के थे, और दूसरी जो है शाखा जो थी वह पश्चिमी क्षत्रप कहलाती थी, जो नासिक एवं उज्जैन के थे। दोस्तों पश्चिमी भारत में राज्य स्थापित करने वाले शकों ने लंबे समय तक जो है यानी लगभग 4 सदियों तक जो है शासन किया। उन्होंने गुजरात के तटवर्ती समुद्री व्यापार से काफी लाभ अर्जित किया और बड़ी संख्या में चांदी की मुद्रा जो है चलाई। तो दोस्तों यहाँ जो है शकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जाने। अब शकों में जो है रुद्रदामन प्रथम के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो है रुद्रदामन प्रथम जो थे, इनका काल का जो है 130 से 150 ईस्वी के बीच था। रुद्रदामन प्रथम जो है दोस्तों भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ, जिसका साम्राज्य जो है यानी रुद्रदामन प्रथम के साम्राज्य में जो है दोस्तों सिंध, कोकण, नर्मदा घाटी, मालवा, उसके बाद जो है कठियावाड़ का क्षेत्र और गुजरात का एक बड़ा भूभाग जो है उसमें शामिल था। रुद्रदामन ने जो है दोस्तों गिरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। यहाँ जो है दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार पूछा भी गया है कि जो है ईस्वी सन में रुद्रदामन प्रथम जो था वह जो है सुदर्शन झील का क्या कराता है दोस्तों, मरम्मत कराता है। चूंकि हम जानते हैं कि इस जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था। इसके समय में यानी जो है दोस्तों रुद्रदामन के समय में सुराष्ट्र प्रांत का शासक जो है सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख यानी उसका उदाहरण जो है जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों जारी करता है। और इसके पहले जो भी जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों भारत में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व के जो भी अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं वे जो है प्राकृतिक भाषा में है। अर्थात जो है यह प्रश्न पूछा भी गया है कि पहली बार जो है संस्कृत का जो है पहली बार जो है विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में जो है कौन सा अभिलेख जो है मिलता है, तो वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। भारत में शक राजा अपने आप जो है इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इस जो है शक वंश का जो है अंतिम शासक दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी अंततः जो है शकों को जो है दोस्तों गुप्तों ने क्या किया, परास्त कर दिया और उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग हिंद पार्थियन या पौरव वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वैसे जो है
पहलव वंश के यानी पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, चूंकि हम लोग यहाँ क्रम से देख रहे हैं कि सबसे पहले भारतीय यूनानी, उसके बाद शक, शक के बाद से जो है पहलव, पहलव को ही हिंद पार्थियन भी कहा जाता है। तो दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य जो है स्थापित होता है। और ये पार्थियाई लोग जो थे इनका मूल निवास स्थान जो है ईरान था। भारतीय जो है स्रोतों में इन्हें जो है पहलव कहा गया है। ये इन पार्थियाई लोगों को क्या कहा गया दोस्तों? पहलव कहा गया है। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत जो है ग्रंथों में इन दोनों जनों यानी जो है दोस्तों शकों और पहलवों को, इन दोनों जनों यानी शकों एवं पहलवों का एक साथ जो है उल्लेख मिलता है। यानी शक पहलव के रूप में इनका जो है उल्लेख मिलता है। और वस्तुतः इन दोनों ने इस देश पर कुछ समय तक जो है एक साथ शासन किया था, इसीलिए जो है इस प्रकार जो है देखने को मिलता है। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक था दोस्तों गोंदोफर्निस, जिसका शासनकाल जो है 20 से 40 ईस्वी के आसपास था। इसके शासनकाल में सेंट टॉम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आता है। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय यानी धार्मिक उपाधि मिलती है और उन्होंने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है मिथ्रेडेट्स प्रथम को जाता है। और जो है भारत में पहला पार्थियन शासक जो माउस था, ये प्रश्न जो है दोस्तों पूछा भी गया है कि भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था, तो वह माउस था। तो दोस्तों इसके बाद जो है पहलवों के बाद जो है हम लोग अब जो है कुषाण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कुषाण जो है, कुषाणों को यूची या तोचेरियन यानी तोहरी भी कहा जाता है। तो ये जो है कुषाणों का मूल निवास स्थान जो है दोस्तों चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान का क्षेत्र था। कुजुल कटफिशेस प्रथम ये जो है इस वंश का जो है ये भी, जिस प्रकार यहाँ हम लोग देखे दोस्तों शकों की 5 जो है शाखाएं थी, उसी प्रकार जो है कुषाणों की भी जो है 5 शाखाएं थी। तो दोस्तों यहाँ जो है कुषाण के बारे में हम लोग यहाँ जाने उनके मूल जो है निवास स्थान के बारे में कि ये जो है चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान क्षेत्र से थे। कुषाण जो थे दोस्तों कालांतर में यूची कबीला, ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यूची यानी तोचेरियन यानी कालांतर में जो है यही यूची कबीला जो है दोस्तों 5 भागों में बंट गया। उन्हीं में से एक कबीला जो है भारत में कुछ भागों तक शासन किया, जिसमें कोई जो है कुजुल कटफिशेस प्रथम के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो दोस्तों हमें कुषाणों के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जो एक के बाद एक जो है आए। पहला राजवंश जो है कटफिशेस कहलाता है। पहला राजवंश क्या कहलाता है दोस्तों? कटफिशेस कहलाता है। कटफिशेस प्रथम के प्रारंभिक जो है सिक्कों में, ये जो कटफिशेस प्रथम था जो दोस्तों इसके प्रारंभिक सिक्कों में जो है मुख्य भाग पर यूनानी राजा जो है हर्मियस का आकृति है और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी जो है यानी एक तरफ जो है यूनानी राजा की हर्मियस की और एक जो है एक पृष्ठ पर जो है उसकी अपनी यानी ये जो है कुटफिशस प्रथम की जो है आकृति है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पहले यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के यानी इसने जो है कुजुल कटफिशेस जो था दोस्तों रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद जो है दोस्तों वीम कटफिशेस द्वितीय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम वीम कटफिशेस ने ही भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना करता है। दोस्तों ये जो है वीम कटफिशेस था जो है भारत में कुषाण सत्ता का जो है स्थापना करता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के वीम कटफिशेस जो है ने चलाया। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती है और ये जो है दोस्तों महेश्वर की उपाधि जो है धारण किए हुए था। उसके समय में भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग कनिष्क के बारे में जानेंगे। इसका समय जो है यानी कनिष्क का समय जो है दोस्तों 78 ईस्वी के आसपास जो है मिलता है।
यह इस वंश का महानतम शासक था। वेनसांग के विवरण एवं चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार कनिष्क के अधीन था। गांधार जो है दोस्तों कनिष्क के अधीन था। कश्मीर पर अधिकार जो है राजतरंगिणी से प्रकट होता है। अर्थात जो है दोस्तों कलहन की जो रचना है राजतरंगिणी, उसमें जो है इस बात का उल्लेख है कि कश्मीर पर जो है कनिष्क का अधिकार था। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो है सुई विहार लेख से सिंध पर तथा मखियाल अभिलेख से पंजाब पर कनिष्क का अधिकार प्रकट होता है। इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है दोस्तों। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, और आज भी संवत, यह जो शक संवत है जो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उसको प्रयोग में लाया जाता है। उसने जो है उसका दूसरा महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि क्या है, वो उसने बौद्ध धर्म का जो है मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया, यानी उसको जो है तहे दिल से स्वीकार किया। इसी के समय में कश्मीर में जो है दोस्तों कुंडलवल में चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो है आयोजना होती है। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन में जो है उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र करते हैं, और उसके जो है उपाध्यक्ष जो है अशोक घोष थे। और इसमें जो है बौद्ध ग्रंथों के ऊपर जो है दोस्तों टीकाएं भी लिखी जाती है। कनिष्क की प्रथम राजधानी जो है दोस्तों पेशावर एवं दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। उसने काशगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। कनिष्क ने जो है दोस्तों पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। यह जो है कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्व घोष जो है बुद्ध का जो है भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट जो है प्राप्त किया। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर उसे जो है बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया है। और जो है कनिष्क कहता है कि मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है। कनिष्क के दरबार में जो है दोस्तों पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक जो है, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक जो है विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय जो है और प्रचार जो है कनिष्क के समय में हुआ। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग विस्क के बारे में जानेंगे। विस्क का काल जो है 106 से 138 ईस्वी के आसपास है। इस जो है विस्क के समय कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया था। विस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण है। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई तथा छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए तांबे एवं चांदी की मुद्राएं चलाई। कुषाण शासकों में जो है दोस्तों भीम, शैव, कनिष्क, विष्क, बौद्ध, वासुदेव, शैव या वैष्णव था। ये जो है दोस्तों अब हम लोग मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो है इस जो है मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण न हो उस पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। कुषाणों के समय में द्वैत शासन की विचित्र प्रथा शुरू हुई। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध जो है श्रमणों को राजस्व एवं प्रशासनिक करों से मुक्त कर जो भूमि दान करने की प्रथा आरंभ की थी, किंतु अभिलेखे में भूमि दान का पहला प्रमाण जो है दोस्तों ईस्वी सन के प्रथम शताब्दी में ही मिलता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ जो है अब मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में देखेंगे। तो हम लोग जो है इसके बाद व्यापार के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इस जो है आर्थिक रूप से इस काल का उज्जवल पक्ष है वाणिज्य व्यापार का विकास एवं उन्नति। ईसा की पहली शती में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी है। इससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और
अधिक सुगम हो गया था। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो है दोस्तों चीन के रोमन साम्राज्य पश्चिमी प्रांतों से जो है जोड़ता था। सिल्क मार्ग जिसे कहा जाता था, इस पर कुषाणों का अधिकार था जो है दोस्तों। ये जो है सिल्क मार्ग के बारे में पहले भी पूछा है। इस काल में बर्बारिकम, अरिकमेडु, बोरी, बेरीगाजा यानी भड़ौच आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है पश्चिमी के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम जो है दोस्तों यवन प्रिय पड़ गया। और ये जो है यवन प्रिय शब्द जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। अब जो है इस व्यापार के बारे में कुछ अंग्रेज जो है टिप्पणी करते हैं। जैसे दोस्तों प्लिनी ने कहा है कि प्रतिवर्ष रोम से भारत में जाने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया है। यानी पहले जो है व्यापारी लोग जो है पश्चिम के देशों से भारत व्यापार करने के लिए आते थे, तो वे जो है पश्चिम से सोना चांदी लाते थे और भारत को जो है सोना चांदी देकर और यहाँ से कच्चा माल जो है खरीद कर लेकर जाते थे। लेकिन यह जो है परंपरा जो है अंग्रेजों के समय तक जारी रही। लेकिन अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया, इसको जो है चेंज कर दिया, बहुत जो है कूटनीतिक चाल के चलते। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग वाणिज्य एवं व्यवसाय के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग जो है मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। मौर्य काल में शिल्पी और कारीगर राज्य के नियंत्रण में काम करते थे, जबकि मौर्योत्तर काल में वह क्या थे, स्वतंत्र हो गए थे। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। इस समय उद्योगों का स्थानीयकरण हो चुका था। यह काल प्राचीन भारत के शिल्प एवं वाणिज्य के इतिहास में चरमोत्कर्ष का काल था। दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में शिल्पियों को अधिकतर जो है नगरों से जोड़ा गया है। श्रेणी, निगम, पूग, सार्थवा आदि व्यापारिक संगठन थे। एस्ट्रेबो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्पी के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हस्त जो है शिल्पियों की कितनी महत्ता थी। कुषाण काल में भवन निर्माण तकनीक के विकास के प्रमाण मिलते हैं। सूखी तथा पकाई हुई मिट्टी के खपड़े का प्रयोग जो है इस काल का विशेषता जो है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग सिक्के के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है कुषाण काल में किस प्रकार के सिक्के जो है प्रचलित थे। तो दोस्तों इस जो है काल में सोने के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण तथा पल कहा जाता था। चांदी का सिक्का शतनाम और जो है तांबे का सिक्का को काकनी कहा जाता था। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे से काशार्पण नामक सिक्का बनाया जाता था। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में शेट्टी व चट्टियार कहा जाता था। संक्षेप में कहा जाता है वो दोस्तों निगम का प्रधान जो है श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रधान जो है प्रमुख और पुग का प्रधान जो है ज्येष्ठक कहलाता था। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग समाज एवं धर्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस जो है कुषाण काल में जो है मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र वर्ण में ही आते थे। शूद्र यानी निम्न वर्ण में आते थे, किंतु उनके धन एवं प्रतिष्ठा में अब वृद्धि धीरे धीरे हो गई थी। मनु के अनुसार शूद्रों का कार्य जो है 3 उच्चतर वर्णों की सेवा करना है। यानी 3 उच्चतर वर्ण जो है दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी ये तीनों उच्चतर जो वर्ण हैं उनकी सेवा करने का अधिकार जो है सिर्फ शूद्रों का है। इस काल में वर्ण पर आधारित परंपरागत समाज व्यवस्था को विदेशियों के आक्रमण से भी खतरा उत्पन्न हो गया था। स्मृतिकारों ने उन्हें कौशल से निम्न कोटि के क्षत्रियों की उपाधि प्रदान की है। मनु स्मृति में दोस्तों लगभग 60 जो है वर्ण संस्कारों यानी वर्ण संकरों का उल्लेख मिलता है। विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक जो है तनाव उत्पन्न हुआ उसका एक जो है प्रायोगिक समाधान वर्ण संकर की परिकल्पना में ही दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग अब जो है सबसे अंत में इस जो है मौर्योत्तर कालीन राज्य प्रशासन के बारे में कला पक्ष को जो है हम थोड़ा सा जान लें। तो इस काल में जो है दोस्तों कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा।
इसमें जो है कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है। एक जो है गांधार कला और जो है दूसरी दोस्तों मथुरा कला। तो गांधार कला कौन सी कला थी? तो इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में होता है। इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का जो है ढंग यूनानी था। उसी तरह जो है दोस्तों मथुरा कला के बारे में हम लोग जाने तो जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। यह कला शैली जो मथुरा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई, ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के अंत में आरंभ होती है और कालांतर में कुषाण शासकों के प्रश्रय पाकर यह बहुत ही फलती फूलती है। और साथ ही भारतीय कला में गढ़ी हुई बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा में ही मिली है। बुद्ध के जन्म, अभिषेक, महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि जीवन की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक जो है अंकन मथुरा कला में शिल्पियों द्वारा किया गया है। मथुरा कला के अंतर्गत दोस्तों बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की जो है भावना है। मथुरा कला का जो है भरभूत और सांची की कलाओं के साथ जो है निकट का संबंध है। यह कला जो है दोस्तों विशुद्ध भारतीय कला है। मथुरा कला शैली आदर्शवादी तथा गांधार कला शैली यथार्थवादी है। एक बार फिर से दोस्तों, मथुरा कला शैली जो है आदर्शवादी तथा गांधार कला शैली क्या है? यथार्थवादी है। अब कुछ मौर्योत्तर कालीन साहित्य के बारे में दोस्तों, तो गाथा सप्तशती के लेखक हाल थे, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, चरक संहिता के लेखक चरक और जो है कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन और सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष और जो है स्वप्नवास व दत्तम के लेखक भास थे। और जो है अश्वघोष की एक और कृति है बुद्धचरित, जिसे जो है बौद्धों का जो है रामायण भी कहा जाता है, जिसकी रचना जो है अश्वघोष ने की है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो है हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज जो है कवर किए। यह वीडियो जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।